ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है, अभी हम नीड देख के आए हैं कि क्यों जरूरत थी, और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो। तो बजट से हम सबसे पहले तो गवर्नमेंट क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहती है। अब इनको देखें तो हमें पता चलेगा कुछ के पास बहुत ज्यादा, हम अपने कम्युनिटी में भी देखें तो कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं और कुछ लोगों के पास रिलेटिवली कम रिसोर्सेज होते हैं। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि मोर और लेस वो बराबरी पे आ जाएं। तो बराबरी पे लाने के लिए वो कुछ अपने हथकंडे अपनाती है। जैसे अगर कुछ गरीब या अमीर किसान है तो जो गरीब किसान है उसको वो सब्सिडी दे देगी या टैक्स कंसेशन दे देगी कि आप टैक्स कम भरिए, और जो गरीब अमीर किसान है उससे बोलेगी कि क्योंकि आप फर्टिलाइजर्स या सीड्स खुद अपने पैसों से खरीद सकते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है इस सब्सिडी की, तो आप ले लीजिए खुद ही। अगला है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। अब ये इसी पॉइंट से डिराइव हो जाता है। कैसे कि बहुत रिसोर्सेज क्योंकि अलग अलग हैं तो अमीरी गरीबी भी बहुत अलग अलग है। इनइक्वालिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा हमारे सोशल पीस को हार्म हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे आप ही इमेजिन करके देखिए कि हम जब छोटे थे तो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या था, आपके किसी फ्रेंड या एक अननोन आपका क्लासमेट के पास एक बहुत ही अच्छा पेंसिल बॉक्स आया है, तो आप घर पे जाके सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बोलेंगे कि मुझे ये पेंसिल बॉक्स चाहिए। अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप या तो उसको एनवियस नजर से देखेंगे कि यार मेरे पास नहीं तो किसी के पास नहीं, इसका भी बॉक्स टूट जाना चाहिए, या आप छीनने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें बड़े लेवल पे भी होती हैं। अगर इनइक्वालिटीज रहेंगी तो हो सकता है कि कुछ पुअर लोग क्राइम की तरफ आगे बढ़े क्योंकि उन लोगों का पेट ही नहीं भर पा रहा है, तो वो लोग चाहते हैं कि ये तो आर या पार की लड़ाई हो जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि क्योंकि पूरी इकोनॉमी अच्छे से चलती रहनी चाहिए, इसीलिए इनइक्वालिटीज को बराबर रहना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं रहनी चाहिए अपने इकोनॉमी में। अगला है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये होती है आप देखें इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। अभी जैसे कोविड में इकोनॉमी की बहुत हालत खराब थी, फिर उसके बाद हमने रिकवर किया। ऐसे ही बीच बीच में क्राइसिस आते रहेंगे और बीच बीच में बूम फेज आते रहेंगे। बूम फेज क्या होता है कि जब इकोनॉमी बहुत ताबड़तोड़ बढ़ रही है। तो अब इसके लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए हमें, तो गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करती है कि अभी हमें कौन से सेक्टर्स को बढ़ा देना चाहिए, कौन से सेक्टर्स को पीछे खींच लेना चाहिए, कहां इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए अपना, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देना चाहिए, कुछ प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव देना चाहिए। इस टाइप की चीजों से वो बूम के फेज में थोड़ा सा अपना पार्टिसिपेशन रिट्रैक्ट कर लेता है सरकार, क्योंकि इन जनरल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, अपने आप प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। पर जब रिसेशन का फेज आता है, थोड़ा कम चल रहे होते हैं, तब गवर्नमेंट बहुत इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करती है जिससे इकोनॉमी वापस एक स्टेबल लेवल पे आ जाए। इसको कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगला क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीएसई। मैनेजमेंट ऑफ पीएसई क्या होता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब मैनेजमेंट क्या होता है, अब बहुत सारे टाइम पे क्योंकि हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से नहीं चलती हैं, तो ये सोशल मोटिव से भी चलती हैं। इसका मतलब कैसे, एग्जाम्पल के लिए सोचें कि एक बीएसएनएल हमारी कंपनी है। अब एक ऐसा माने नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत छोटा गांव है, वहां पे कुछ 5 लोग रहते हैं उस गांव में, क्योंकि इतना ज्यादा पहाड़ी पे है वो और बहुत ही मुश्किल है वहां पे रहना, तो एक जो फैमिली है बस वही रह पाती है 5 लोगों की। अब वहां पे बीएसएनएल ये नहीं सोचेगा कि मैं यहां टावर नहीं लगाता हूं क्योंकि यहां तो प्रॉफिट ही नहीं है। जो जियो या एयरटेल या कोई भी आपके दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो कभी वहां जाके एक टावर लगाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। पर बीएसएनएल वहां पे थोड़ा एक सोशल इंसेंटिव मान के चलेगा कि यार उनके लिए अगर टावर लगा दिया तो हो सकता है कि वो लोग और लोगों को वहां पे रख सकें, हो सकता है कि डेवलपमेंट वहां का बढ़ जाए। तो इस चक्कर में हमें पीएससीज जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसको गवर्नमेंट रिवाइव करती रहती है। अब अगर वो एक जाके टावर लगाएगा तो
कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। अब जब कॉस्ट ही बढ़ गई इतनी ज्यादा, तो ऐसा बहुत टाइम होगा कि पीएससीज लॉस में हो जाएंगी। जैसे बीएसएनएल इज अ लॉस मेकिंग एंटिटी राइट नाउ, तो उस समय गवर्नमेंट क्या करेगा, कुछ पैसे गवर्नमेंट बजट जो खुद उसने टैक्स या अलग अलग चीजों से कमाए हैं जो हम अभी देखेंगे, उससे इनको थोड़ा सा पैसा उनके लॉस को रिकवर करने के लिए दे देगा कि भाई अभी तुम चलते रहो, बस ऐसा बंद नहीं हो जाओ। इसीलिए बजट के साथ ये भी मोटिव इंक्लूडेड है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को गवर्नमेंट कैसे बजट से रेगुलेट करती है, उसके लिए दो बहुत इजी एग्जांपल्स हैं। पहला, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है गवर्नमेंट, तो ब्रिजेस बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी। तो जब ब्रिजेस बनेंगे तो बहुत सारे लोग उसमें एम्प्लॉय होंगे, जब स्कूल्स बनेंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स उसमें एम्प्लॉय होंगे, एंड सो ऑन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला तो वो अपनी सैलरी खर्च करेंगे तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए इंसेंटिव आएगा कि वो और प्रोड्यूस करें। और सिमिलरली बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया टाइप की जो स्कीम्स है, मेक इन इंडिया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। ये सब से क्या करते हैं, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिवाइज करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आपको हम बहुत सारे टैक्स कंसेशन दे देंगे, हम आपको लैंड फ्री में दे देंगे, हम आपको सब्सिडीज दे देंगे चीजों में। तो इसीलिए एक वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ बन जाती है। वर्चुअस साइकिल मतलब वन थिंग लीड्स टू अनदर फॉर द गुड, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। अब अगला कैसा है, अगला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो हम अभी यहां पे बात कर रहे थे कि अगर इंसेंटिव दिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और भी अलग से भी गवर्नमेंट बजट में स्कीम्स आती हैं, जैसे एक सबसे फेमस स्कीम आपने अगर सुना हो, एमजी नरेगा कहते हैं उसको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो उसमें क्या होता है कि वो गवर्नमेंट ऊपर से पैसे देती है कि यार इतने ज्यादा पैसे हम इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए लगेंगे, जिससे इन जनरल एवरी हाउस होल्ड में एक आदमी या औरत हो जो काम पर जाए, और इससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव्स हो गए गवर्नमेंट बजट के।